हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशलॉजी सब्जेक्ट में सामाजिक संगठन के बारे में जानेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन की अवधारणा और परिभाषा के बारे में जानें। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। समाज एक संगठन के रूप में होता है। संगठन उन संबंधों को स्पष्ट करता है जो किसी समूह के सदस्यों के बीच में विद्यमान होते हैं, लेकिन ये संबंध व्यवस्थित रूप में होने चाहिए। प्लेटफॉर्म पर चलने वाले या खड़े होने वाले मनुष्यों को किसी धर्मशाला या होटल में ठहरे हुए मनुष्यों को किसी दुर्घटना के समीप सड़क पर खड़े हुए मनुष्यों को हम संगठित नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें कोई संगठन नहीं होता। उन मनुष्यों में कोई सुनिश्चित संबंध नहीं होता। मनुष्यों की भीड़ को हम संगठन नहीं कह सकते। लेकिन वही भीड़ जब एक जुलूस का रूप ले लेती है या किसी सभा में एकत्र होकर भाषण सुनने लगती है, तो उसमें व्यवस्था आ जाती है और तब वह संगठन का रूप ले लेती है। इस प्रकार संगठन में व्यवस्था का होना आवश्यक है। संगठन के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों के पारस्परिक संबंध सुनिश्चित और सुव्यवस्थित हों। यानी संगठन तभी हो सकता है जब मनुष्यों में संबंध कैसे हों, पारस्परिक हों और सुनिश्चित हों, सुव्यवस्थित हों। परिवार, गांव, राज्य, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठन हैं, क्योंकि इनमें सम्मिलित व्यक्तियों के संबंध सुनिश्चित होते हैं और इनमें एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था होती है जिसके अनुसार इनके सभी सदस्य रहते हैं और कार्य करते हैं। संगठन का स्वरूप कम भी हो सकता है और बहुत अधिक भी हो सकता है। उसका क्षेत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। परिवार एक छोटा और बहुत छोटा संगठन है, जबकि राज्य एक बड़ा और बहुत बड़ा संगठन है। समाज इन सभी संगठनों की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। सामाजिक संगठन में इन सब संगठनों का समावेश किया जाता है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार सामाजिक संगठन वह दशा या वह स्थिति है जिसमें कि किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत व अविलक्षित प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन is a state of being, a condition in which the various institutions in a society are functioning in accordance with the recognized or implied purposes. राइटर एवं हार्ट के अनुसार सामाजिक संगठन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का वह संकलन या संपूर्णता है जिसमें व्यक्ति के साथ साथ समूह की असंगठित क्रियाओं एवं विशेषताओं का अंतः संबंध होता है। यानी सामाजिक संगठन किसे कहते हैं? जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का एक संपूर्णता हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों के जो असंगठित क्रियाएं हैं उन सभी में भी अंतः संबंध हो। वही सोशल organization is meant the totality of the social and cultural institutions and the relationship together with the body of the unorganized activities characteristics of the group. जॉन्स के अनुसार सामाजिक संगठन वह स्थिति है जिसमें कि समाज के विविध भाग एक दूसरे के साथ और संपूर्ण समाज के साथ एक सार्थक ढंग से संबद्ध रहते हैं, एक अच्छे ढंग से, एक सही ढंग से वह क्या है जुड़े रहते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम by which the parts
of society are related to each other and to the whole society in a meaningful way. सामाजिक संगठन की प्रकृति जान लें, यानी नेचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक प्रकृति की संगठन की प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। प्रत्येक समाज में छोटे बड़े अनेक सामाजिक संगठन होते हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन का निर्माण व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्तियों से ही क्या है, प्रत्येक सामाजिक संगठन का निर्माण होता है और प्रत्येक सामाजिक संगठन के सदस्य किसी आधार जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र, स्वार्थ, उद्देश्य आदि पर जुड़े बंधे होते हैं, भले ही वे एक दूसरे से कितनी भी दूर रहते हैं, यानी वो इन सब चीज़ों से क्या है, जुड़े रहते हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन के मध्य मानवीय अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है, यानी इन सभी में क्या है, मानवीय अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है। प्रत्येक सामाजिक संगठन के सदस्यों में मतैक्य होता है, यानी अपने अपने मत होते हैं, एक जैसे ही मत होते हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन के सदस्य संगठन के नियंत्रण में कार्य करते हैं। यदि किसी संगठन के सदस्यों में मतैक्य नहीं होता या उन पर संगठन का नियंत्रण नहीं होता तो उस संगठन में विघटन हो जाता है। सामाजिक संगठन एकीकरण करने वाली व्यवस्था है, यानी जो सामाजिक संगठन है वो सभी के लिए क्या है, एक जैसी करने की व्यवस्था है, यानी एकीकरण करने की व्यवस्था है। सामाजिक संगठन एक गतिशील और क्रियाशील व्यवस्था है। प्रत्येक सामाजिक संगठन का निर्माण कुछ उद्देश्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति के लिए होता है। अब हम सामाजिक संगठन की विशेषताएं जान लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। समाज में जो अनेक समुदाय व संस्थाएं होती हैं उनका निर्माण कुछ उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है, यानी प्रत्येक समुदाय व संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, चाहे वह उद्देश्य स्वीकृत हों या और चाहे केवल अविलक्षित हों। जब किसी स्थान के समुदाय या संस्थाएं अपने अपने उद्देश्यों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं तो सामाजिक संगठन की दशा कायम हो जाती है। फिर क्या है, सामाजिक संगठन द्वारा समाज के अंतर्गत केवल विविध संस्थाओं और उनके अंतः संबंधों को ही ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि मनुष्यों के ऐसे कार्यों को भी सम्मिलित किया जाता है जो व्यवस्थित रूप से संगठित न हो। जैसे किसी गांव में आग लग जाने पर वहां के बहुत से लोग आग बुझाने को तैयार हो जाते हैं। आग बुझाने के उद्देश्य से लोगों का कोई संगठन तो नहीं होता, लेकिन सामाजिकता के नाते, मानवता के नाते, नैतिकता के नाते वे इस कार्य के लिए परस्पर मिलजुल कर आग बुझाने में सहयोग करते हैं। समाज में विभिन्न अंग जहाँ पर परस्पर संबद्ध रहते हैं वहाँ संपूर्ण समाज के साथ भी उनका संबंध होता है। इन संबंधों का कोई ना कोई ऐसा रूप होना चाहिए जो सार्थक हो और जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य हों, तभी क्या है, संपूर्ण सामाजिक परस्पर रूप से संबद्ध होगा। समाज के अंतर्गत विभिन्न संगठन टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। एक प्रकार के संगठनों का स्थान दूसरे प्रकार के संगठन ले लेते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। वह अपनी सत्ता के लिए अपने अंतर्गत संगठनों की सत्ता पर निर्भर नहीं करता है। क्या सामाजिक संगठन स्थायी भी होता है और गतिशील भी होता है। सभी मनुष्यों में सामाजिकता विद्यमान होती है। जिस किसी में भी जीवन है उसमें सामाजिकता की सत्ता अवश्य होती है। जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी अवश्य है। समाज कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंतर्गत मनुष्य अपने संगठनों में परिवर्तित करते रहते हैं। समाज के अंतर्गत केवल मनुष्यों के संगठन में ही परिवर्तन नहीं होते, वरन सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ चिंतकों ने सामाजिक संगठन को समुन्नत
यानी संतुलन की श्रृंखला के रूप में भी प्रतिपादित किया है। किसी एक समय में मनुष्यों के पारस्परिक संबंध एक विशेष प्रकार से संतुलित रहते हैं, लेकिन यह संतुलन बनते रहते हैं। संतुलनों की इस श्रृंखला के रूप में भी सामाजिक संगठन का निरूपण किया जा सकता है। संगठित समाज में व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वार्थों और हितों में सामंजस्य रहता है। सामाजिक संगठन सामूहिक आदतों को विचारने तथा कार्य करने का माध्यम बना लेता है और विभिन्न संस्थाओं तथा समूहों में शांतिपूर्वक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक संगठन एक सापेक्षिक तथ्य है। इसका मतलब यह है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं जो पूर्ण रूप से संगठित हो या पूर्ण रूप से अलग हो। दोनों ही स्थितियां सभी समाजों में पाई जाती हैं, अंतर केवल मात्रा का होता है। इसलिए मतैक्य यानी कंसेंसस और व्यवहारों की स्थिरता की एक पूर्ण सामाजिक संगठन का द्योतक है। फिर है सामाजिक संस्कृति और सामाजिक संगठन एक दूसरे के बहुत निकट हैं। सामाजिक संगठन सामाजिक संस्थाओं से भी संबद्ध रहते हैं। मुहावरन ने कहा है, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपने पारस्परिक संबंधों द्वारा सामाजिक संगठन के प्रतिमान तैयार करती हैं। यानी इसका यह मतलब हुआ कि सामाजिक संगठन बहुत कुछ सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर है। संस्थाएं ही सामाजिक संगठन की इकाई मानी जा सकती है। अहम संगठन सामाजिक संगठन का वर्गीकरण जान लें। यानी अनेक विद्वानों ने सामाजिक संगठन का वर्गीकरण किया है, तो हम दो के बारे में जान लेते हैं। समनर के अनुसार सामाजिक संगठन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है, निर्मित संगठन और विकसित संगठन। निर्मित संगठन यानी एनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन और क्रेसेसिव ऑर्गेनाइजेशन। निर्मित संगठन यानी नाम से ही पता है, वे संगठन जो निर्मित संगठन कहलाते हैं जिनका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है। इन संगठनों को मनुष्य जानबूझकर, सोच समझकर, विवेकपूर्ण और जागरूक होकर बनाता है। इन संगठनों के निश्चित उद्देश्य होते हैं और नियम विनिमय होते हैं, जिनका अनुसरण संगठन के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। श्रमिक संगठन, सामाजिक संगठन आदि इस वर्ग के अंदर रखे जा सकते हैं। मनुष्य अपनी किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन संगठनों का निर्माण करता है। जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है, वैसे वैसे इन संगठनों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। आज के युग में इन निर्मित संगठनों की न केवल संख्या में वृद्धि हो रही है, वरन इनका महत्व और प्रभाव भी बढ़ रहा है। दूसरा है विकसित संगठन यानी क्रेसेसिव ऑर्गेनाइजेशन। वे संगठन विकसित संगठन कहलाते हैं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वे धीरे धीरे स्वयं विकसित हो जाते हैं। परिवार का उद्भव चाहे मातृ सत्तात्मक माना जाए या पितृ सत्तात्मक, लेकिन वह स्वयं विकसित हुआ संगठन ही है। इसी प्रकार कुल, कबीला, जाति आदि का भी विकास ही हुआ है। इनका निर्माण कभी मनुष्यों के द्वारा नहीं किया गया। प्राचीन काल में विकसित संगठन अत्यंत व्यवस्थित और सुदृढ़ थे। किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था कि वह परिवार, कुल, कबीले या जाति के नियमों, परंपराओं या मर्यादाओं का अतिक्रमण कर सके, उनका उल्लंघन कर सके या उनकी उपेक्षा कर सके। फिर राइटर्स और हॉर्ट के अनुसार सामाजिक संगठन को दो वर्गों में विभक्त किया है, जातिगत संगठन और सामाजिक संगठन। यानी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन प्राचीन काल में सामाजिक जीवन में जिन कुलों और कबीलों आदि की सत्ता थी उनको जातिगत संगठन कहा जाता था। इनके अपने चलन और व्यवहार और आचरण आदि के नियम थे, अपनी परंपराएं थीं जिनको अत्यंत पवित्र माना जाता था। इन संगठनों के सदस्य इन नियमों और परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। आज भी ऐसे अनेक कुल, कबीले, जातियाँ हैं जिनकी सामाजिक व्यवस्था उसी प्रकार की है, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता जाता है, सामाजिक जीवन उन्नत और विकसित होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्तिगत संगठनों का स्थान सामाजिक संगठन लेते जाते हैं। आज समाज में मनुष्य के जो बहुत से संगठन विद्यमान हैं, उनके नियम और परंपराएं प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं पर आश्रित न होकर मनुष्यों के द्वारा स्वयं निश्चित किए गए हैं। यही क्या है? सामाजिक संगठन है। धन्यवाद।